नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। कमोडिटी राउंडअप में मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी टॉप हेडलाइन आज यहां पर सोने चांदी पर है, जहां पर जोरदार मुनाफा वसूली पिछले 2 और 3 सेशंस में देखने को मिली है। आज एक्चुअली तीसरा ऐसा दिन है जब लगातार हमने यहां पर गिरावट बनते हुए देखी है। सोने की अगर बात की जाए तो ये 6% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है और चांदी ने इसी हफ्ते में 10% की गिरावट दिखाई है। अब यहां से क्या क्यूज देखने को मिल सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने जोरदार गिरावट आते हुए देखी है। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो यहां पर भी हल्की सी गिरावट लगातार बनती रही है। चीनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आसपास कारोबार कर रही है। यहां से किस तरह की डिमांड है, कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इस्मा के डीजी दीपक बलानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को ढेर सारी फेस्टिविटीज। शुरुआत यहां पर सोने चांदी से कर लेते हैं और वो आपकी स्क्रीन्स पर लेकर आएंगे कि प्राइसेस फिलहाल यहां पर कैसे कारोबार कर रहे हैं। और आपको याद भी दिला दें कि सोने में हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी आते हुए देखी थी। ऑलमोस्ट 1,30,000 के लेवल्स बनते हुए नजर आए थे। भारी गिरावट के बाद निचले स्तरों पर कुछ खरीदारी लौटी है, तो आप देख सकते हैं 1.5% की तेज़ी यहाँ पर भारतीय बाजारों में। चांदी के साथ भी कुछ यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिला है। पूरा हफ्ता ऐसा बीता कि प्रीमियम पे लोगों ने चांदी खरीदी है और उन स्तरों से खासी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। आज मुझे याद है आप लगातार हमें कहते भी रहे कि मैं सोना चांदी नहीं खरीदूंगा, अगर बेचूंगा नहीं तो डिप्स पे खरीदूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं खरीदूंगा। एग्जैक्टली वही हमने होता हुआ देखा भी है। जो ये मुनाफा वसूली है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? यहाँ से किस तरह के प्राइस मूव सोने और चांदी में आप एक्सपेक्ट करते हैं? नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली एक दिन का पर्व नहीं होता, ये पूरे 1 महीने का होता है। तो डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल सोनी चांदी में जो एक रश लगा हुआ था फिजिकल मार्केट में, कभी हमने नहीं देखा। 30,000 तक का प्रीमियम हमारे यहाँ पे एमसीएक्स पे 1,70,415 का हाई लगाया था, बट फिजिकल में 2 लाख का लेवल भी पार कर गया था। और ये ऐसा फोमो था जिससे बचना बहुत जरूरी था। तो मैंने 15-20 दिन नहीं, मैंने 1.5 महीने से पकड़ रखा था कि यस, यहाँ पे अब बाइंग नहीं करनी चाहिए, रिस्क ज्यादा है। और वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि हाई से अगर अभी तक हम देखें तो सोना करीबन 8.86%, मतलब लगभग 9% की गिरावट दिखाया है और चांदी ने 15.5% की गिरावट दिखाई। होता क्या है, अगर हम ट्रेड के लिए कोई चीज ले रहे हैं तो हम 2, 4, 5% में निकल जाते हैं, लेकिन जब ऐसा फॉल आता है तो कंटिन्यू हमने लोअर सर्किट लगते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है यस, अभी भी इसमें स्टीम बाकी है। ये हफ्ते में 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे जिसके ऊपर नजर थी, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आई। पहला था कि यूएस चाइना की जो बैठक है वो कुछ ना कुछ टैरिफ कंसर्न्स को कम करेगा। यूएस इंडिया में थी, वहां पे भी अब अटकलें लग रही है, 15-16% के टैरिफ पे आ जाएंगे। यूएस रशिया, यूएस यूक्रेन, यहाँ पे क्या नया आने वाला है, इसको लेकर हमने देखा एक प्रॉफिट बुकिंग हिट हुआ। हालांकि डॉलर इंडेक्स में रिकवरी बननी है, 99 के करीब है। मेरा अभी भी मानना है कि डॉलर इंडेक्स एक स्ट्रांग मूव के लिए तैयार कर रहा है। 100 के ऊपर 102.40 तक का लेवल हम दिसंबर एंड तक देख पाएंगे। अगर डॉलर में रिकवरी आती है तो मेटल अंडर परफॉर्मिंग करेगा। तो टाइमिंग हो सकता है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगले 2 दिन हम एक रिकवरी देखें, बट अभी भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोना चांदी लेना थोड़ा सा अभी भी रिस्की ज्यादा रहेगा। थोड़ा सेटल होने दीजिए, बट अभी भी गिरावट रह सकती है आगे। कितने परसेंटेज की गिरावट देखेंगे अजय? देखिए, फ्रैंकली जनरली हम 8-10% पकड़ के चलते हैं सोने में, लेकिन वो हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो फैक्टर्स है मनीषा जी, वो मुझे नहीं लगता अभी भी कूल डाउन हुआ है। तो वर्स्ट इन केस अभी भी अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 15% तक गोल्ड अभी भी जाने की ताकत रखता है। मुझे लगता है ये जो रैली स्टार्ट हुई वो 36-40 से हुई थी। तो अगर बेस्ट केस भी अगर मैं पकड़ के चलूं तो आई थिंक एक 38-40 तक का एक फेयर प्राइस आना चाहिए गोल्ड के केस में। जबकि चांदी चंचल है और चांदी में हमने मूवमेंट भी बहुत रैपिड देखा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है टेक्निकली मार्केट एक बार तो 4750 के आसपास का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बट आई थिंक 4320 से 4350 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। बट दैट विल टेक अनदर कपल ऑफ मंथ। स्लो एंड स्टडी मार्केट मूव करेगा, बट अभी भी मतलब ये मत पकड़िए कि 10% का करेक्शन आ गया तो अभी हमें ले लेना चाहिए। रिटर्न्स के लिए अभी भी ये सेफ नहीं है, वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी। ऑलराइट, तो क्लियरली अच्छी खासी मुनाफा वसूली 8-10% की आ चुकी है, शायद कुछ और भी आ सकती है राजेश जी। लेकिन ये हफ्ता आपके हिसाब से कैसा रहा? धनतेरस, दिवाली पे अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। एज ऑलवेज हमने दिल्ली में, कोचिन में, बॉम्बे जवेरी बाजार में सभी जगह लाइनें लगती हुई देखी, यहाँ पर लोग खरीदना चाहते थे।
बिल्कुल फिजिकल मार्केट बिल्कुल गुलजार रहा है, और जिस तरीके के रेट के कारण सपोर्ट मिला है, वो उस वजह से जो लोग इसमें नहीं भी आ रहे थे वो भी रेट के कारण अट्रैक्ट हो रहे थे, और फिजिकल मार्केट में जबरदस्त इस बार व्यापार हुआ है। हाँ, मैं ये 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि करेक्शंस आ रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड था। ये एक तरह से करेक्शन नहीं बोलूँ, मतलब लोग इसे क्रैश बोल रहे हैं, ये क्रैश नहीं, ये करेक्शन है। और ये गिरावट डरने के लिए नहीं, ये खरीदने के लिए अभी सही रेट्स है। मैं अभी भी मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब मजबूत गोल्ड मार्केट को समझ रहा हूँ। ये एक तरह से ठहराव है, ये पतन नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। गोल्ड मार्केट में वन वन साइड जो बुल रन चल रहा था, ऐसे कंडीशन अगर एक करेक्शन आता है, इससे ये है कि ये ब्रीदिंग पीरियड है, और ये ब्रीदिंग पीरियड में 1-2 दिन 4 दिन का ये रह सकता है। उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग रन के लिए ये रेट नीचे रहेंगे। लेकिन एक आश्चर्य की बात बताता हूँ कि अगस्त महीने में हम लोग फिजिकल मार्केट में इंडिया में ही 1,01,000 का रेट हमें बहुत ज्यादा लगता था। बाद में सितंबर में हमने 1,13,000 1,14,000 में सोना बेचा, तो वो बहुत महंगा लगता था। और 1,30,000 होने के बाद आज 1,23,000 हमें एकदम से सस्ता लगने लग गया है। कहीं ये है कि ये अभी भी उतना रेट टूटा नहीं है जितना लोग मतलब सोच रहे हैं। 9% भले ही ठीक है, 10% का करेक्ट नॉर्मली है। जिस तरीके से $1,000 पिछले 6 महीने में बढ़ा है, तो उसके सामने $300-400 का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक खास बात मार्केट में कि जब गोल्ड बढ़ता है ना, तब उसके तरफ और अट्रैक्शन होता है, और जब गोल्ड गिरता है तो उसमें अट्रैक्शन और बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग चूक जाते हैं खरीदने के लिए, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और इस रेट में वो खरीदने के लिए उन्हें एक ये अपॉर्चुनिटी बहुत फायदे का सौदा पड़ जाता है। और जिस तरीके से फेस्टिव सीजन होने के बाद अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि वेडिंग सीजन के लिए ये ज्यादा दिन रहने वाला ये रेट है ही नहीं। इसलिए जल्द से जल्द वेडिंग सीजन में भी लोगों ने खरीदारी करके अपने जो इच्छाएं थी वो पूरी कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट राजेश जी, आई रिमेम्बर, आई नो जीजेसी कुछ नंबर्स के साथ भी काम कर रहा है कि कितना सोना इस बार बिका है। आप क्या हमारे साथ वो टनेज या फिर वो कितना, किस तरह की वैल्यू वॉल्यूम यहाँ पर हुई है, शेयर कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल मनीषा जी, देखिए ये इंडस्ट्री करीब करीब अगर मैं इसको पिछले साल के मुकाबले में देखता हूँ, तो 800 टन के आसपास इंपोर्ट होता है, 300 से 400 टन का हमारा रिसाइकल होता है गोल्ड। करीब 1200 टन की इंडस्ट्री है, उसमें से 200 से 250 टन हमारा एक्सपोर्ट अगर छोड़ दिया जाए तो 1000 टन 950 टन हमारी पूरी इंडस्ट्री डोमेस्टिक कंजम्पशन है। अगर मैं इसे मंथ वाइज मंथ देखता हूँ, तो करीब 990 टन 80 टन के बीच में हर महीने एक सेल होता है। और पर्टिकुलर मैं ये दिवाली के पीरियड में देखता हूँ, और धनतेरस के दिन अगर हमारा सेल, हम लोग इसे कंसीडर करते हैं कि जो नॉर्मली से जो सेल किसी एक ज्वेलर्स के यहाँ होता है, उससे 10 टाइम सेल उस दिन के लिए होता है। तो मोटा मोटा अगर मैं एक दिन का सेल देखता हूं, तो धनतेरस के दिन मोटा मोटा 40 टन के आसपास गोल्ड पूरे इंडिया में बिका होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा सैटरडे को धनतेरस के साथ साथ संडे एक ओवरलैपिंग मुहूर्त आने की वजह से सेकेंड डे भी एक मुहूर्त माना गया, और इस वजह से भी 15 टन के आसपास सेकेंड डे भी सेल हुआ है हमारा। अगर ये पूरा मैं सप्ताह देखता हूं अभी तक के, अभी से आज तो भाई दूज है, लेकिन ये अगर मैं और पंचमी तक के देखता हूं, तो मोटा मोटा 100 टन के आसपास का पूरा व्यापार और व्यवहार होने का मुझे सिर्फ गोल्ड में लगता है। इसके अलावा सिल्वर और डायमंड की एक अलग डिमांड है, तो वो भी है। तो ये ओवरऑल हमारे पास रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान से हमने लिए है, तो एक अच्छा खासा सभी तरफ से फीडबैक है। हाँ, वॉल्यूम वाइज मैं देखता हूं तो थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले सेम है, लेकिन वैल्यू वाइज देखता हूं तो करीब करीब 40% के आसपास का, ये 35 to 40% एक्स्ट्रा अमाउंट वाइज बढ़ा है सबका सेल। राजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली यूफोरिया यहाँ पर मार्केट्स में काफ़ी रहा है, और जैसे राजेश जी ने हमें कहा भी कि सोना बढ़ता है तो लोग खरीदते हैं, गिरता है तो और भी ज़्यादा खरीदते हैं, तो दोनों ही तरीक़ों से हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी है। लेकिन अगर कच्चे तेल की बात की जाए तो यहाँ पर भी ज़ोरदार बढ़त बनते हुए नजर आई है। अपने लोज से 5 महीने के लोज जो पिछले हफ्ते में देखने को मिले थे, उससे अच्छी खासी तेज़ी है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। स्क्रीन पे 4% की तेज़ी के साथ फिलहाल कच्चे तेल में कारोबार। क्लियरली जिस तरह से यूएस चाइना में पॉजिटिविटी नजर आई है, लेकिन मेजरली यूएस ने जिस तरह से रशियन सैंक्शंस की यहाँ पर बात की है, उसका सीधा इम्पैक्ट प्राइसेस में नहीं। अभी ये मुख्यतः जो है उसकी वजह ट्रम्प साहब ने जो सैंक्शंस, जो रशिया की 2 बड़ी कंपनियां और रोसनेफ्ट जो वहां का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और साथ में ल्यूकोइल बहुत बड़ी रशियन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन 40 देशों के अंदर उसकी उपस्थिति है, प्रेजेंस है। और अभी तक जो है ल्यूकोइल पे कोई सैंक्शन नहीं लगा रहा था। पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी सैंक्शन ल्यूकोइल पे लगा दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा लगने लगा है, बाजार ये मान के चल रहा है, एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि अब जो है वो रूस के प्रति जो ट्रम्प साहब का रवैया है वो थोड़ा अब सख्त होने वाला है। मतलब आने वाले दिनों में
और सैंक्शंस भी लग सकती हैं। और अभी जो सैंक्शन 2 कंपनियों पर लगाई हैं, इसको भी अभी रीड किया जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा, क्या जहाँ इनकी उपस्थिति है वहां भी कुछ हो जाएगा। जैसे भारत के अंदर तो पूरी बड़ी रिफाइनरी जो है वो रोसनेफ्ट की ही रिफाइनरी है दरअसल, और भारत जो है बहुत बड़ा आयातक भी है रोसनेफ्ट से। अब भारत के एक साहब से वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी हैं रोसनेफ्ट पे। तो इस तरह बहुत सारे भारत के तो बड़े खनिज संबंध है रोसनेफ्ट से, और ल्यूकोइल के पश्चिम के तमाम देशों से संबंध है। तो अभी और थोड़ा इंतजार किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है और डिटेल्स क्या है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है, इसका मतलब ये हुआ है कि रूस और अमेरिका के बीच में अभी हाल फिलहाल यूक्रेन के लिए कोई समझौता नहीं होने वाला। मार्केट नरेंद्र जी, 50% इंडिया पे डालना एक चीज थी, लेकिन अगर आप सीधा ओरिजिन पे ही अगर आप यहाँ पर डाल देते हैं सैंक्शंस, तो उसका इम्पैक्ट सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा। और शायद मार्केट ये रीड कर रहा है फिलहाल। क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप ओवरऑल वर्ल्ड सप्लाई और इंडियन सप्लाईज पर? देखिए, सप्लाई पे अभी चिंता मैं इसलिए नहीं करूंगा कि हमने ये देखा है कि रूस का तेल की इतनी जरूरत है ग्लोबल सप्लाई चेन को, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस बात को अच्छी तरह जानता है। तो वो किसी न किसी तरीके से सप्लाई सिस्टम में तेल तो आएगा, चीन के माध्यम से आएगा, टर्की के माध्यम से आएगा, भारत भी एकदम तो बंद नहीं करेगा। तो इसलिए जो है वो बहुत सारी बाजार में मुझे सप्लाई को लेकर चिंता नहीं है। लेकिन जो आज तेल की कीमत जो है वो किसी भी हालत में $61 से ऊपर नहीं होनी चाहिए थे ब्रेंट की पर बैरल। लेकिन आप देख रहे हैं कि कीमत में थोड़ा सा उछाल है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगा जब तक कि सप्लाई बहुत बड़ी चिंता ना बन जाए। लेकिन ट्रम्प साहब की कोशिश ये है कि वो रूस का जो तेल है वो उसको भी सजा दें, रूस की जो रेवेन्यू है तेल से उसको भी कम कर दें, लेकिन ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई पूरा मैकेनिज्म सिस्टम है उसमें तेल की कमी ना हो, अर्थात तेल की कीमत भी ऊपर ना जाए। वो तेल की कीमत $60 से नीचे चाहते हैं। तो बैलेंसिंग एक्ट उनकी तरफ से होगा और मार्केट लेकिन अभी इसको जो है थोड़ा डिकोड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा चिंता का विषय भारत के लिए नहीं। पॉइंट टेकन नरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उसे डिकोड भी करने के लिए, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने कच्चे तेल में आता हुआ देखा है। आगे किस तरह की स्थिति रहती है उस पर नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे इस्मा के डीजी दीपक बलानी। हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बलानी हैं। दीपक जी नमस्कार, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक चीनी की बात थी, हमने सुना था फेस्टिवल में जाने से पहले शायद थोड़ी सी टाइटनेस है, लेकिन एज ऑफ नाउ कैसे देखते हैं आप डिमांड और अवेलेबिलिटी? नमस्कार मनीषा जी, आपको आपके दर्शकों को इन त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जहां तक डिमांड है, अक्टूबर में जो हमें लग रहा था कि डिमांड काफी अच्छी होगी, बट आपको भी पता है कि डिमांड काफी वीक थी। और पूरे 24-25 में सितंबर तक और अक्टूबर में भी इस सीजन के डिमांड काफी सबड्यूड रही है। लास्ट सीजन में जैसे हमें अनुमान लगाया था लगभग 280 लाख टन का ही कंजम्पशन हुआ है, जो कि पिछले साल लगभग 290 लाख टन था। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और जहां तक वर्ल्ड मार्केट भी है, तो जो एक टाइम पे $500 का था लंदन वाइट में, वो लगभग 434 है। तो इस वक्त तो एक्सपोर्ट की पैरिटी भी नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि जो वर्ल्ड की जो शुगर बैलेंस है अगले साल, क्योंकि इंडिया और थाईलैंड का जो क्रॉप है और शुगर प्रोडक्शन एस्टिमेट जो है काफी अच्छा है, तो वर्ल्ड में सरप्लस लगभग 4 मिलियन टन का सरप्लस शुगर रहेगा। हैविंग सेड दैट, एक Q1 में Q1 26 में लगभग 3 से 4 महीने का एक विंडो रहेगा, जिसमें कि थोड़े ट्रेड फ्लोज में गैप होने की आशंका है, जिसमें कि जो लो क्वालिटी व्हाइट है इंडिया से निकल सकता है। और क्योंकि अगले साल का प्रोडक्शन आपको मालूम है लगभग 35 मिलियन टन का होने वाला है, और हमारे पास एक तरह से डाइवर्जन के भी नंबर आ गए हैं जो कि काफी चिंताजनक हैं। लगभग 34 लाख टन का डाइवर्जन एक्सपेक्टेड है। तो हमारे पास कम से कम 2 मिलियन का तो क्लियर फर्स्ट फेज में एक्सपोर्ट होने का एक संभावना है। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि एक क्राइसिस अवॉइड करने के लिए, ताकि डोमेस्टिक रेट्स क्रैश न कर जाए बिकॉज ऑफ सरप्लस शुगर इन द कंट्री, तो एक परमिशन जो है लगभग 2 मिलियन टन का जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि जब तक दिसंबर जनवरी से लगभग 2 मिलियन टन जो है वो चीनी इंडिया से बाहर जा सके, ताकि डोमेस्टिक शुगर भी प्राइस स्टेबल रहे। दूसरी चीज़ एथेनॉल की है दीपक जी, जैसे आपने कहा कि 3.4 मिलियन टन ही यहाँ पर है। जिस तरह की हमारी कॉन्वर्सेशंस भी सरकार के साथ ऑफिशियल्स के साथ हुई है, उनका कहना है कि 20% ब्लेंडिंग के आगे अभी एज ऑफ नाउ कोई सोच नहीं है। इंडस्ट्री इन स्टेटमेंट्स को और इस बातचीत को कैसे देखती है? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार ने जो कैपेसिटी लगवा दी, लगभग 2000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी सरकार ने लगवा दी, और कंजम्पशन का कोई रोड मैप नहीं आया। कंजम्पशन अभी भी हम लोग E20 पे अटके हुए हैं।
तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमारी कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो हम लोग स्केल पे काम करेंगे, जिस तरह से एलोकेशन हुआ है लगभग 30-35-40% के ऊपर काम होगा, तो ये किसी भी डिस्टिलरी के लिए वायबल प्रोपोजिशन नहीं है। दिस इज अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन। और शुगर इंडस्ट्री के लिए तो डबल वैमी है। एक तो एलोकेशन बहुत कम हुआ, प्लस जो इथेनॉल के जो प्राइसेस हैं वो 3 साल से रिवाइज नहीं हुए, जबकि रॉ मटेरियल कॉस्ट रिवाइज हो गया है। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है इंडस्ट्री के लिए। और हमने सरकार से इसको रिक्वेस्ट किया है कि अब डिमांड के ऊपर आपको रोड मैप लाना पड़ेगा। E20 के बियॉन्ड क्या, ब्राजील के मॉडल पे हम हमेशा बोलते आए हैं कि E100 इज द ओनली सोल्यूशन। हमें E100 की तरह आगे बढ़ना चाहिए। फ्लेक्सी फ्यूल और हाइब्रिड लाने की आवश्यकता है, उसमें जीएसटी रैशनलाइजेशन हो या कैफे नॉर्म्स हो, बट ये रोड मैप जल्दी से जल्दी लाने की जरूरत है ताकि इथेनॉल की डिमांड बढ़े, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी बहुत है। आपको मालूम है लगभग 1800 करोड़ लीटर का इस बार ऑफर आया है, जो कि लगभग E27 E30 तक तो हम आराम से मीट कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि एक रोड मैप आगे E20 का लाना बहुत आवश्यक है। बहुत शुक्रिया दीपक जी एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। चीनी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और ऑफकोर्स इंडियन एथेनॉल के बारे में बात करने के लिए एथेनॉल का सब्जेक्ट यहाँ पर फिर से उठाएंगे, बिकॉज वो एक चिंता का विषय है शुगर इंडस्ट्री के लिए। ग्रेन्स इंडस्ट्री भी यही कह रही है, और जिस तरह से 30-40% कैपेसिटी पे यहाँ पर काम हो रहा है, वो ऑफकोर्स एक अनदर डे ऑफ डिबेट के लिए हम यहाँ पर रखते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आज के समय के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर्स एक्सप्रेस पर।